स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी मेंस की तैयारी के लिए लगे हुए होंगे, और साथ में जो लोग आगामी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में लगे हैं वो लोग भी सीरियस होके अपने काम में लगे होंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य अपनी सिलेक्शन को लेकर है और निश्चित ही यह लक्ष्य आप लोगों को जरूर प्राप्त होगा। खैर, समय को मैं व्यर्थ गवाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट में जो भूगोल विषय का से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, ऐसे संभावित प्रश्नों पर या पूछे जाने वाले प्रश्नों के तरीकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हम लोग इसके अंतर्गत यानी पेपर फर्स्ट यूपीपीसीएस मेंस के पेपर फर्स्ट में भूगोल विषय से पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत हमारी जो चर्चा होगी वह ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पर होगी। 2023 का मैं पेपर देख रहा था, तो 2023 के पेपर में समुद्री संसाधनों पर प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, समुद्री यानी महासागरीय संसाधनों पर प्रश्न पूछा गया है। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि उस समय ऑप्शनल था, तो ऐसे में पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं जुड़ा था 2022 में। तो पेपर फर्स्ट में 2022 के पेपर फर्स्ट में यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 2023 में पेपर फर्स्ट में वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए, और पेपर सिक्स जो कि बना दिया गया पेपर फिफ्थ और सिक्स, उसमें पेपर सिक्स के अंतर्गत यूपी की ज्योग्राफी से खूब सारे प्रश्न भर के पूछे गए। तो खैर, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं और फिर आगे की भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पेपर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें यानी यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत भूगोल विषय भी पूछा जाता है, उसके अंतर्गत अगर हम लोग चर्चा की बात करें तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न ये है। आज 3 प्रश्नों पर हम लोग की चर्चा होगी और यह सब निक्षेप से संबंधित होगी। यह जो टॉपिक है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत है महासागरीय निक्षेप, ओशनिक डिपॉजिट, क्योंकि महासागरीय संसाधनों पे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो हो सकता है महासागरीय निक्षेपों पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, ओशनिक डिपॉजिट पर क्वेश्चन पूछा जाए। अब ओशनिक डिपॉजिट पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से एक प्रश्न पूछा जा सकता है? कहेगा महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, फिर महासागरीय निक्षेपों का उचित वर्गीकरण कीजिए। अब अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि महासागरीय निक्षेप कहते किसे हैं। हम लोग यह देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पे स्थल भाग भी है और जल भाग भी है। स्थल भाग के अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है वो भूपर्पटी है, और ऐसे ही जब आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि महासागरीय जल में जो महासागर का जल है यह भी महासागरीय भूपर्पटी के ऊपर अवस्थित है। तब अगर निक्षेप की बात आती है तो हम क्या बात करें? तो अब इसका उत्तर लेखन करना कैसे है, किस चीज पर फोकस करें और किसको कम शब्दों में बताना है और किसको अधिक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब अगर इस बात को अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए कि महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। तो यह हमारा सेकंड फोकस होगा पॉइंट। और दूसरा इसने कहा है महासागरीय निक्षेपों का उचित वर्गीकरण करें, तो हमारा फर्स्ट फोकस पॉइंट ये होगा। यानी कि कहा जाए कि हमको जो बात करनी है यहां शुरुआत में तो महासागरीय निक्षेप को कम शब्दों में बताकर आगे निकलना है, और फिर महासागरीय निक्षेपों के वर्गीकरण को थोड़ा और अच्छे से बताना है, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो 200 शब्दों में होंगे या 125 शब्द में होंगे। इन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा तो अब इसमें आप
कैसे इसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको महासागरीय निक्षेप को कम शब्दों में बताना है। अब महासागरीय निक्षेप को कैसे बताएंगे, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है, इस चीज को बताया भी है कि भूपटल की भांति यानी कि स्थल भाग की भांति महासागरों के नितल पर यानी महासागरीय भूपरपटी पर भी विभिन्न प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे हमारे स्थल भाग पर चट्टाने हैं, जैसे हमारे स्थल भाग पर हम लोग देखते हैं कि चट्टानों के साथ अवसाद है और उससे निर्मित है, इसी प्रकार से महासागरीय भूपरपटी पर भी इसके नितल यानी महासागरीय नितल पर भी विभिन्न प्रकार के निक्षेप यानी सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, तलछट पाए जाते हैं, जिन्हें साधारणतः तलछट कहा जाता है। यानी चट्टानों के अपर्दन अपक्षय से जो अवसाद प्राप्त हुआ, उस अवसाद को नदियां या पवन उड़ाकर महासागरीय नितल पर लाकर जमा करने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ ये जो तलछट है यह मुलायम होता है, यह स्थल भाग की भांति कठोर नहीं होता, स्थल पर मौजूद चट्टानों की भांति कठोर नहीं होता। पहली बार महासागरीय निक्षेप के बारे में बताया था जॉन मरे महोदय ने और अल्फोंस रेनाल्ड महोदय ने पहली बार महासागरीय निक्षेप के बारे में चर्चा की थी। अब आपको ये लिखना है, बस ये आपका इंट्रोडक्शन में आ गया कि साहब ये चीजें हैं कि महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। अब बात आती है कि हमें निक्षेपों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओशनिक डिपॉजिट के बारे में अच्छे से थोड़ा बताना है। अब इसके लिए आपके लिए एक अच्छा तरीका यह होगा कि इस वर्गीकरण को बताने के क्रम में आप पहले एक यह फिगर बना लें। इस प्रकार का एक चित्र बनाएंगे तो थोड़ा इंपैक्टफुल होगा, आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी मानी जाएगी, आपको अधिक मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। और बड़ा आसान सा है, आपने पढ़ा भी होगा। एक तरफ स्थल भाग, यह महासागरीय भू जो है महासागरीय क्षेत्र है और यह महासागरीय भूपरपटी का क्षेत्र हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब हम देखें तो यहाँ हम लोग को महाद्वीपीय मग्न तट है, यह महाद्वीपीय मग्न ढाल है, यहाँ मृतिका का जमाव होता है, यह सागरीय नितल के अंतर्गत गर्त है, यहाँ एक और तल पर रेड क्ले जैसी चीजें मृतिका, यह सब हम लोगों को दिखाई देता है। और महासागरीय क्षेत्र में ही महाद्वीपीय मग्न तट पर प्लैंकटन और रेत का जमाव हम लोगों को इस तरीके से दिखाई देता है। एक फिगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात आता है वर्गीकरण, निक्षेपों का उचित वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो जब हम महासागरीय निक्षेपों के वर्गीकरण की बात करते हैं तब महासागरीय निक्षेपों के वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, कई आधार हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निक्षेपों की उत्पत्ति और समुद्र की गहराई को आधार मानकर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम उत्पत्ति के आधार पर जब महासागरीय निक्षेपों की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक स्थल जनित निक्षेप, दूसरा सागर जनित निक्षेप। जी हाँ, स्थल जनित यानी टेरिजीनियस डिपॉजिट और दूसरा पेलाजिक डिपॉजिट। टेरिजीनियस शब्द जो है यह लैटिन भाषा के टेरेजिन शब्द से मिला है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी से उत्पत्ति, यानी कि स्थल भाग से उत्पत्तित निक्षेप का महासागरीय नितल पर जमाव। और जब हम इस पे चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है बजरी, रेत, पंक। लेकिन बजरी, रेत, पंक पर आपको इतना फोकस होके नहीं लिखना है, आपको स्थल जनित निक्षेप को अच्छे से लिखना है। आप इसमें लिखेंगे कि साहब टेरिजीनियस शब्द, अंग्रेजी भाषा का जो टेरिजीनियस शब्द है ये लैटिन भाषा के टेरिजिन शब्द से बना है, जिसका आशय पृथ्वी की उत्पत्ति से होता है या पृथ्वी से उत्पत्ति से होता है। टेरिजीनियस यानी स्थल जनित निक्षेप में निक्षेप वो आते हैं जिनका उद्भव स्थल भाग पर हुआ हो। ये निक्षेप मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल पर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल पर यह निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से? स्थल जनित निक्षेप। हालांकि अनेक जगह महासागरीय गर्तों में भी इन निक्षेपों की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अधिकांशतः तो ये महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर ही पाए जाते हैं। ये लिखेंगे आप लोग।
फिर लिखेंगे इन निक्षेपों की प्राप्ति लगभग 1800 समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की गहराई पर प्राप्त होती है। इन निक्षेपों का महासागरीय क्षेत्र में पहुंचना कैसे होता है? तो स्थल भाग में मौजूद चट्टानों का अपक्षय अपर्दन, चाहे वो वायु के द्वारा हो चाहे वो नदी के द्वारा हो, इन चट्टानों के महीन कणों को नदियां, समुद्री लहरें, हिमनद स्थल भाग से अपने साथ बहाकर समुद्रों में पहुंचा दिया जाता है, जहां से यह समुद्री नितल पर क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। और इन निक्षेपों में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं और कणों के आकार के आधार पर इन निक्षेपों को कई उपभागों में बांटा जाता है, जैसे बजरी, रेत और पंख। बस इतना ही लिखेंगे। स्थल की बात जब आती है, स्थल जनित की, तो आपको केवल इतना ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है। एग्जाम्पल दे दिया। अब बात आती है सागर जनित निक्षेप, पेलाजिक डिपॉजिट। पेलाजिक शब्द जो है यह बना हुआ है जर्मन भाषा के पेलागोस शब्द से, जिसका आशय होता है समुद्र में मौजूद निक्षेप, यानी कि कहा जाए कि समुद्र से इसका होता है आशय। अब इसमें लिखेंगे आप किस तरीके से कि पेलाजिक शब्द जर्मन भाषा के पेलागोस शब्द से लिया गया है, जिसका आशय समुद्र से होता है। अतः सागर जनित निक्षेप वे निक्षेप होते हैं जो सागरीय जल में उत्पन्न हुए हों, सागरीय जल में उत्पन्न हुए हों। ये निक्षेप मुख्य रूप से गहरे सागरीय मैदानों, महासागरीय गर्तों में पाए जाते हैं। हालांकि इनका कुछ भाग मग्न महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढालों पर भी पाया जाता है। यह निक्षेप दो प्रकार के होते हैं, जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप। बस आपको इस प्रकार से क्लासिफाइड करके ये बनाकर और ये बनाकर उत्तर लिखेंगे तो उचित वर्गीकरण आपका हो चुका होगा। तो अब आपको दिमाग में रखना कि किन किन पॉइंट को आपको लेना है। अब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और अच्छे से हमारा हो जाए और थोड़ा अलग हो जाए, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शब्दों में इसे करने के बाद, कम करने के बाद, थोड़ा सा बजरी के बारे में लिख दीजिए, थोड़ा सा रेत के बारे में लिख दीजिए, थोड़ा सा पंख के बारे में लिख दीजिए। फिर सागर जनित निक्षेप में जैविक निक्षेप, यानी कि जीव जंतु वनस्पति जो सागरीय क्षेत्र में रहते हैं उनके अवशेषों का जमना, अपघटन के बाद उनके अवशेषों का सागर नितल पे जमना जैविक घटकों के अंतर्गत आता है। अजैविक घटकों के अंतर्गत जैसे सागरीय नितल में या महासागरीय नितल में लोहे की प्राप्ति, मैग्नीशियम की प्राप्ति यानी खनिजों की प्राप्ति, वो निक्षेप आ जाता है। इनको भी आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं और आपका आंसर एक जबरदस्त आंसर के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर आप इधर उधर भटकेंगे कि किस तरीके से क्या करना है, इसमें ये भी लिख दूं, इसमें वो भी लिख दूं, तब आपको दिक्कत आएगी निश्चित। तो इस गलती से बचिएगा, इस गलती से क्या होइएगा, बचिएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब सर इसमें सारी चीजें लिख ली, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत इतना तो हमने देखा, लेकिन सर कुछ लोग के होगा कि सर इतना तो हमने नहीं लिखा या इतना हमने नहीं पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपके ज्योग्राफी बाबा ऐप पर मैं एक बैच लेकर आया हूं, जिस बैच का नाम है ललकार बैच, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखकर है। इस बैच के विशेषता क्या है कि इसमें ना केवल आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के भूगोल को भी पढ़ाया जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी आपके मेंस एग्जाम तक रहेगी और बहुत ही कम पैसों में आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ने को मिल रहा है, वो भी मात्र सिर्फ 2,999 रुपए में, जिसकी लास्ट डेट 5 तारीख है। क्या है, 5 जनवरी। इस बैच की शुरुआत 10 तारीख से हो रही है, यानी 10 जनवरी 2025 से इस बैच की शुरुआत हो रही है। आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। आप ये सारे टॉपिक जो डिस्कस होंगे यूपी
पीसीएस मेंस को लेकर, ये सब टॉपिक को इतने धुआंधार तरीके से आप लोग पढ़े हुए होंगे कि एक एक टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इनकी प्रैक्टिस, आपकी कॉपी चेक, कहां गलतियां हैं, कहां सुधार हैं, इन सब चीजों पे बात की जाएगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है समुद्री संप्रात निक्षेपों का लेख लिखिए। यानी कि कह रहा है समुद्री संप्रात निक्षेपों पर लेख लिखिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी बताया कि हमारे जो निक्षेप, महासागरीय नितल में जो निक्षेप पाए जाते हैं, यह या तो गहराई के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या? एक स्थल जनित या स्थल संप्राय, और दूसरा सागर जनित या महासागर जनित। अब जब हम महासागर जनित, यानी ये कह रहा है समुद्री संप्रात निक्षेप का मतलब है सागर जनित निक्षेपों पर बात कीजिए। अब सागर जनित निक्षेप से आशय क्या है? तो आप यहां पर सबसे पहले सागर जनित निक्षेप को बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे। आप कहेंगे कि साहब पेलाजिक डिपॉजिट या पेलाजिक शब्द जर्मनी भाषा के पेलागोस शब्द से बना है, जिसका आशय समुद्र से है। समुद्र से आप ये लिखेंगे। फिर आप लोग लिखेंगे अतः सागर जनित निक्षेप वो निक्षेप होते हैं जो सागरीय या महासागरीय जल में उत्पन्न होते हैं। ये निक्षेप मुख्य रूप से गहरे सागरीय मैदानों पर पाए जाते हैं। हालांकि इनका कुछ भाग महासागर मग्न द्वीप, महाद्वीपीय मग्न द्वीप और महाद्वीपीय मग्न तट पर भी प्राप्त होता है। अब यह निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, यह निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? यह निक्षेप की बात आएगी तो यह दो प्रकार के होते हैं, जैविक निक्षेप और एक अजैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप। अब अगर ये प्रश्न 125 शब्दों का है तो आप यहां केवल जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप को बताएंगे। जैविक निक्षेप के अंतर्गत उदाहरण देंगे, अजैविक निक्षेप के अंतर्गत भी उदाहरण देंगे। लेकिन अगर यही ही 200 शब्दों में पूछा जाएगा प्रश्न आपसे, तो आप जैविक निक्षेपों के उदाहरण को भी एक्सप्लेन करेंगे और अजैविक शब्द जो है निक्षेप के उदाहरण को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। अब जैविक निक्षेप में आप कहेंगे जैविक निक्षेप के अंतर्गत जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष से आशय है समुद्र में इन जीवों की मृत्यु के बाद इनके अस्थि पंजर महासागरीय नितल पर जमा हो जाते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? निक्षेप के नाम से जानते हैं। अधिकतम निक्षेप जो होता है इनमें बारीक कणों के रूप में होते हैं, पंख के रूप में होते हैं, जिन्हें ऊज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊज या सिंधु पंख। हिंदी में कहेंगे तो क्या? सिंधु पंख कहा जाता है। अब इसी में ही आ जाएगा कि यह दो प्रकार के होते हैं, चूना प्रधान निक्षेप। अब इसमें क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर में? जैविक में जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे चूना प्रधान निक्षेप, चूना प्रधान निक्षेप। अब इसमें कुछ शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, अगर 200 शब्दों में लिखना है तो इसे लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या? इस निक्षेप में उन सागरीय जीवों के अवशेष की प्रधानता होती है जिनमें चूने की प्रधानता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग 30% होती है। कितनी? 30%। और यह निक्षेप अधिक गहराई में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का निक्षेप लगभग 1000 से 2000 फैदम की गहराई पर पाया जाता है और इन निक्षेपों को जीवों के माध्यम से या दो उपवर्गों में जीवों के माध्यम से बांटा जाता है, एक टेरापॉड पंख और दूसरा ग्लोबिजेरिना पंख। ये दो को आप लोग लिखेंगे। फिर
फिर दूसरा डालेंगे, इसी में ही जैविक में आता है दूसरा, इसका उदाहरण देंगे सिलिका प्रधान पंख। सिलिका प्रधान पंख यानी वे जीव जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ये सागरीय जीवों के, वनस्पतियों के मृत्यु के बाद महीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और यह सिलिका प्रधान के रूप में जाने जाते हैं। अब इसको भी कह देंगे कि जैसे डायटम पंख, जैसे रेडियो ग्लोबिजेरिना पंख, या रेडियोलॉजिकल गम जो है पंख, उसके नाम से आप लोग इसको बुला सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब अजैविक के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अजैविक पंख पर कैसे हम लोगों को चर्चा करनी होगी, जैसे मैंने बताया कि रेडियोलेरियन पंख पर भी इसमें सिलिका प्रधान में दो आएंगी बात। एक रेडियोलेरियन पंख पर आप बात करके लिखेंगे, अगर 200 में आ रहा है तो कुछ लाइनें उसकी लिखेंगे, और दूसरा डायटम पंख पर बात करेंगे और कुछ लाइनें उस पे भी लिखेंगे। अब अजैविक की बात करें तो आप कहोगे कि साहब निर्जीव निक्षेपों में निर्जीव तत्वों की मात्रा अधिक, या अजैविक निक्षेप में अजैविक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिनमें मुख्य रूप से मैग्नीज, लोहा, सिलिकेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट, डोलामाइट, ठीक है ना, इन सब की कण शामिल होते हैं। निर्जीव निक्षेपों को दो उपवर्गों में बांटा जाता है, एक कहेंगे आप उल्का धूल के रूप में, और दूसरा लाल मृत्तिका के रूप में। इसको भी एग्जाम्पल देंगे, उल्का धूल और रेड क्ले यानी लाल मृत्तिका, लाल मृत्तिका। और फिर थोड़ा इसमें भी आप लिख सकते हैं। ये निर्भर आप पे करेगा कि आप अपने उत्तर यानी आंसर राइटिंग को कितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। इधर उधर की बात या बार बार एक ही बात को रिपीट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से एक ग्राफ बनाएं, पहले समुद्री संप्रात निक्षेप का क्या आशय उसे लिखें, फिर उसके प्रकार को बनाएं, और एक ग्राफ के माध्यम से सबके बारे में दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें आप करके लिख सकते हैं, और यह आपका आंसर बहुत जबरदस्त बनेगा। और यह क्वेश्चन भी बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिमाग में रखना होगा कि साहब किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलती हो जाए किसी तरीके से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपसे शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे 200 शब्दों में भी पूछ सकता है, और 125 में तो मैंने कहा ही। क्या है? महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत पंख और पंख के प्रकार का उल्लेख। तो पहला आपको बताना होगा कि पंख क्या है, फिर आपको इसके प्रकार पर चर्चा करनी होगी। तो फर्स्ट फोकस यहां, जो कि शॉर्ट में आपको लिखना है, और सेकंड फोकस यहां की, जो कि लॉन्ग में आपको यहां लिखना है, ये शॉर्ट में लिखना है। अब आपसे कहे कि पंख, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि पंख क्या होता है, तो आप लिखोगे कि यह बहुत ही महीन कणों वाले निक्षेप होते हैं। इनके कणों का आकार 1/8192 मिलीमीटर से भी अधिक होता है। पंख के कण मृत्तिका के कणों से भी छोटे होते हैं। फिर लिखेंगे विभिन्न शैलों के निर्माण करने वाले खनिजों के अत्यंत सूक्ष्म कणों के द्वारा ही पंख का निर्माण होता है। मड यानी जिसे कीचड़ कहते हैं हम लोग। फिर ये लिखेंगे आप लोग। इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे मरे महोदय ने पंख को रंगों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा है। अब आप देखेंगे तो मरे महोदय ने तो 3 वर्गों में बांटा है, हालांकि रंगों के आधार पर, ने रंगों के आधार पर, पंख के रंगों के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में बांटा है। अब कौन कौन से? तो आप कहोगे साहब, कहोगे नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख।
तो 3 कौन सा? नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख, ऐसे ही एक और होता है काला पंख। इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। पंख मतलब मड, यानी ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड और ब्लैक मड। इस पर आपसे क्वेश्चन, आप इस पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो अब नीले पंख को ब्लू मड में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इस पंख का विस्तार हमें बहुत ही वृहद क्षेत्र पर प्राप्त होता है। इस पंख का निर्माण उन चट्टानों के टूटने से होता है जिनमें आयरन ऑक्साइड और जैविक पदार्थों की उपस्थिति होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड व जैविक पदार्थ। आप आगे लिखोगे कि इनके ऑक्सीकरण के बाद ही इस पंख का रंग नीला हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इनका रंग नीले से काले के रूप में भी होता है, यानी नीले से और डार्क होते होते काला। फिर आप लोग लिखेंगे कि यह मग्न तट और गहरे भागों में पाया जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि इस पंख में 35% मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की होती है। इस निक्षेप का विस्तार अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर और बंद यानी क्लोज्ड सी में प्राप्त होता है। क्लियर है? अब बात आएगी लाल पंख की, बारी आएगी। तो अगर हम लोग बात करें तो एक चीज, हाँ एक चीज देखिएगा, लाल पंख वहां मिलेगा जिन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां सेम कर दिया। यहां ये जो आप देख रहे हैं आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन सल्फाइड की वजह से, आयरन सल्फाइड प्लस प्लस जैविक पदार्थ, इनके ऑक्सीकरण से मड का रंग नीला हो जाता है। आयरन सल्फाइड और जैविक पदार्थों के विघटन से। लाल पंख की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे पंख जिनमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से इस पंख का रंग लाल या बादामी हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो यह उन चट्टानों के अपर्दन अपक्षय से बने या उनके विघटन से बने पदार्थों से प्राप्त होता है जिन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लगभग में 32% तक होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा लगभग 10 से 25% तक पाई जाती है। यह पंख मुख्य रूप से पीला सागर, अटलांटिक महासागर के नितल क्षेत्र में या ब्राजील के तट के पास प्राप्त होता है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हरे पंख के बारे में क्या लिखेंगे? हरे पंख के बारे में लिखेंगे कि हरे पंख का निर्माण होता है लोहे के सिलिकेट और चूने के खोल वाले जीवों के अवशेषों के मिश्रण से। क्योंकि ये जो चूने के खोल वाले जीव जो होते हैं, इनमें ग्लाइकोनाइट नामक खनिज पाया जाता है, जिस कारण से यह हरा होता है और जिसके वजह से इस पंख का निर्माण हरे रंग के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। यानी कि यह बनता है ग्लाइकोनाइट के कारण, या ऐसे भी कह सकते हैं आयरन सिलिकेट, और इसी का ही एक भाग होता है क्या? ग्लाइकोनाइट, ग्लाइकोनाइट और कैल्शियम के खोलों में रहने वाले जीवों से। इसके साथ इसमें पोटेशियम सिलिकेट के कण भी प्राप्त होते हैं। इसमें पोटास का अंश लगभग 7% होता है, जबकि चूने की मात्रा लगभग 50% इस हरे पंख में पाई जाती है। कितनी? 50%।
इस पंख की प्राप्ति या विस्तार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां तटीय भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जहां बड़ी बड़ी नदियां नहीं पहुंच पाती हैं। इसको लिखने के बाद आप एक और चीज लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी पंख को भी आप लिख सकते हैं। ज्वालामुखी पंख आप लिख सकते हैं, प्रवाल पंख, प्रवाल पंख, इसको भी आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ज्वालामुखी पंख से क्या आशय है? ज्वालामुखी क्रिया में उद्गार से प्राप्त होने वाले पदार्थ का जब निक्षेपण होता है, जब उनका जमाव होता है, तो उससे इस ज्वालामुखी पंख का निर्माण होता है। इस पंख का रंग काला, भूरा, सलेटी रंग का होता है। अब यह पंख महासागरीय नितल में भी ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे निकलने वाले निक्षेपों से भी बन सकता है, या स्थल भाग में ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से निकले हुए पदार्थों का जब अपक्षय अपर्दन होता है और उन्हें हवा उड़ाकर उनके महीन और हल्के कणों को ले जाकर सागर महासागरीय क्षेत्रों में छोड़ देती है, वहां भी हम लोगों को दिखाई देता है। प्रवाल पंख का क्या आशय है? हम लोग को पता है कि प्रवाल कैल्शियम युक्त खोलों में रहने वाले जीव होते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके कैल्शियम युक्त ये जो खोल हैं, यह धीरे धीरे, ये जो चूने से बने हुए खोल इनके घर है जिनमें ये प्रवाल रहते हैं, पॉलिप रहते हैं, यह धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं और इनके क्षरण से यह महासागरीय नितल में क्या हो जाते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता हुआ एक मोटी परत के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। तो आप यहां भी बात कर सकते हैं। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फोकस पॉइंट कितना छोटा करा मैंने, सेकंड फोकस पॉइंट पे मैंने सभी चीजों पर यहां पर बात करी। मैंने आप लोगों से नीले पंख पर बात करी, मैंने आप लोगों से यहीं पर बात करी किस चीज की, तो मैंने बात करी लाल पंख की, मैंने बात करी हरे पंख की, मैंने बात करी ज्वालामुखी पंख की, इन सब पर बात करी। यानी कि आंसर राइटिंग इस प्रकार की होनी चाहिए आपकी कि आपको पहले प्रश्न देखकर यह समझना होगा कि यह प्रश्न जो पूछा गया है इसमें किसको कितना लिखना है और फोकस किसको करके लिखना है, किसको ज्यादा शब्द देने हैं और किसको कम शब्द देने हैं। कई बार क्या होता है, जिसको ज्यादा शब्द यानी जिसको फोकस करके पूछा गया है उसको कम शब्दों में लिखते हो, और जिसको कम शब्दों में पूछा गया है उसको आप ज्यादा शब्दों में लिखते हो। तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों के लिए आईएएस ज्योग्राफी बाबा जो यह ऐप है, इस पर आप लोगों को जो क्लास मिलेगी वह 3 वर्गों में मिलेगी। यानी कहा जाए यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग पर जो हम लोगों की बात चल रही है, यह आपको 3 तरीके से मिलेगा। एक, पेपर 1 के अंतर्गत वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी पर एक वीडियो मिलेगा आपको। दूसरी, पेपर 3 पर जिसके अंतर्गत एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके प्रकार पे चर्चा। और तीसरा एक मिलेगा आपको पेपर 6 जिसके अंतर्गत यूपी यानी उत्तर प्रदेश की भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह क्लास आप लोगों को प्रश्नों वाइज जो मिलेगी यह अल्टरनेट डेज पर मिलेगी। जैसे आज ये आपको मिलेगा क्लास, फिर एक क्लास मंडे में मिलेगी, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन, इस प्रकार से अब क्रमागत रूप से आपको क्लास मिलेंगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं चाहता तो उसके बाद शुरू करता, लेकिन नया साल आ गया, फिर नए साल के बाद मुझे पता है कि नए साल में बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर पर गए होंगे, फिर वो धीरे धीरे अब आ रहे होंगे। अब यह क्रम आपको अल्टरनेट डेज पर, तो यूपी पीसीएस मेंस की क्लासेस यूट्यूब आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब पर आप लोगों को मिलेंगी। क्वेश्चन पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग खूब भयंकर। और जिन लोगों को लग रहा हो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद कि नहीं यार
हमारी अभी जानकारी और हमें रिच करनी है, अपने नंबर को और बढ़ाना है और मार्क्स बढ़ाकर लेकर आने हैं, तो आप लोग ललकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, जब आप वीडियो को देख लें तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कमेंट के माध्यम से हमें भी ऊर्जा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।